प्रोसेस के थ्रू जाने से पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको हम हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी कहते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कमांडर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द फोर्सेस भी कहा जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं फर्स्ट टाइम ये 1952 में कंडक्ट किए गए थे। मतलब 1952 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो एग्जैक्टली मतलब उसी प्रोसीजर से हुए थे जो आज हम फॉलो करते हैं विद अ फ्यू अमेंडमेंट्स जो बीच में किए गए हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इसका पूरा प्रोसेस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आर्टिकल 54 है वो हमको ये सारी डिटेल्स देता है कि क्या किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, क्या प्रोसेसेस होंगे और किस तरह से रिजल्ट फाइनलाइज किया जाएगा। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही डिटेल्ड और एकदम सही तरह से बताई गई होगी ताकि कुछ भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे उसके बीच में। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वो एलिजिबल है अपना नॉमिनेशन देने के लिए, बट मिनिमम परमिसिबल एज जो है मतलब जो व्यक्ति अपना नॉमिनेशन दे रहा है वो कम से कम 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए। उस व्यक्ति के अंडर में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के पास में कोई भी सरकारी नौकरी, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, वो नहीं होनी चाहिए और कोई भी वेतन का दूसरा स्वरूप नहीं होना चाहिए। अब आखिरी पॉइंट जैसा इसमें लिखा है कि वो व्यक्ति बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट मतलब वो व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसा कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए कि उसके वेतन से ज्यादा हो, वरना वो व्यक्ति ऑफिस में आके सबसे पहले अपना कर्ज चुकाएगा, उसके बाद शायद देश के पैसे से अपना कर्ज चुकाएगा। इसीलिए बहुत ही डिटेल डिफाइन किया गया है कि उस व्यक्ति को बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। अब आगे अगर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करें तो इसमें जो नॉमिनेशंस हैं वो नॉमिनेशंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रॉपर शेड्यूल देती है कि कब से कब तक नॉमिनेशंस किए जाएंगे, किस डेट तक नॉमिनेशन एक्सटेंड करने की तारीख हो सकती है, उसके बाद किस डेट को वोटिंग करी जाएगी, और इसी तरह पूरा एक शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेशंस की डेट से भी पहले बता देती है। अब ये पावर कैसे आती है उनके पास? तो एक एक्ट था विच वाज नोन एज द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952। उसके अंदर में उसके आधार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है और उसी के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये शेड्यूल रिलीज करता है। ये और इसमें ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट है वो अपना नॉमिनेशन तो देगा, उस नॉमिनेशन के साथ साथ में 15,000 रुपए का डिपॉजिट देना जरूरी है। उसके साथ साथ 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का उसके पास एक साइंड लिस्ट होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये प्रपोजर और सेकेंडर्स क्या है? क्या ये हम जैसे नॉर्मल लोग हो सकते हैं? क्या उनके खानदान के कोई हो सकते हैं? तो ये जो सबसे पहले अगर हम प्रपोजर्स की बात करें, दोनों ही प्रपोजर्स और सेकेंडर्स जो हैं ये उसी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हैं जो लोग वोट करते हैं। मतलब जो एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, वही ये प्रपोजर और सेकेंडर्स हो सकते हैं। इन प्रपोजल और सेकेंडर्स का साइन होने का बेसिक मतलब बस इतना है कि जी ये व्यक्ति जो है ये सूटेबल है हमारे हिसाब से और हम लिखित रूप से ये दे रहे हैं कि ये व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के काबिल है और ये प्रेसिडेंट बन सकता है, इनको वोट आ सकते हैं। जो 50 प्रपोजर्स हैं ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए लिखते हैं कि हम इस व्यक्ति में विश्वास रखते हैं, और जो सेकेंडर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमें इन 50 प्रपोजर्स के डिसीजन पे विश्वास है। तो ये बस बेसिकली इसका सेंस यही था, क्योंकि क्या था ये 1974 में अडॉप्ट किया गया था। 1974 के पहले इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि कई इलेक्शंस में, कई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऐसे लोग भी अपना नामांकन दे रहे हैं जिनके कोई चांस ही नहीं है प्रेसिडेंट बनने के, जिनका कोई चांस ही नहीं है कि लोग उनको वोट करें, और फिर वो बाहर जाके ये कहते हैं कि मैंने 4 इलेक्शंस में 5 इलेक्शंस में अपना नामांकन दिया था। तो ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अब हम 50 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का रूल डालेंगे ताकि वो कैंडिडेट्स जिनको वोट मिलने का चांस ही नहीं है
उनकी जगह पे मोर सुटेबल कैंडिडेट्स आगे आ पाए। बस प्रपोजर और सेकेंडर्स का बेसिक रूल, बेसिक मतलब इतना ही था। आगे अगर हम वोटिंग की बात करें तो हम सबको ये पता है कि जो वोटिंग है वो इनडायरेक्ट होती है। हम जैसे कॉमन लोग, हम जैसे आम नागरिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट नहीं करते। हमारी जगह प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का काइंडली एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा मीनिंग। जी सर, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए अपना नॉमिनेशन देना चाह रहा है। अब नामांकन वो देगा जिसके अंदर एमएलएस को और एमपीज को विश्वास होगा, वो तभी आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज वो आगे बढ़ गया, उसको आगे जाके वोट ही नहीं आए तो उसके नामांकन का कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन दे, उसके पहले जो वोटर्स हैं वो उनके पास जाएगा, साइन कराएगा। 50 लोग, 50 प्रपोजर्स अगर उसे कॉन्फिडेंस में है कि जी ये व्यक्ति आगे जाके प्रेसिडेंट बन सकता है, आगे जाके इसको वोट मिल सकते हैं, लोग इनके लिए वोट करेंगे, तो वो हो गए प्रपोजर्स जो अपना कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में शो करेंगे कि जी हाँ हमें विश्वास है यह व्यक्ति आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा। और जो सेकेंडर्स हैं वो हैं जो प्रपोजर्स में विश्वास दिखाते हैं कि इन प्रपोजर्स ने जिस व्यक्ति के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने हामी भरी है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये पहले जो राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ प्रपोजर का कॉन्सेप्ट है, उसमें सेकेंडर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में प्रपोजर्स और सेकेंडर्स दोनों का कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई चांस ही नहीं है आगे वोट पाने का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, गलत व्यक्ति ना आ जाए, जो व्यक्ति काबिल है, जो व्यक्ति सूटेबल है, जिसमें एमपीज और एमएलए का कॉन्फिडेंस है, वो आगे आ पाए। और इसमें बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का। ओके जी, जहां तक रही वोटिंग की बात, वोटिंग जैसे मैंने कहा इनडायरेक्ट वोटिंग है। हम जैसे आम नागरिक इसमें वोट नहीं करते। हमारी जगह जिन लोगों को हमने चूज किया है, जिन लोगों को हमने चुना है, हमने लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्ट लिया था जहां हमने वोट की थी, अब वो लोग हमारे बिहाफ पे वोट डालेंगे। जिन लोगों को हमने चूज किया है अब वो प्रेसिडेंट चूज करेंगे। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज एक टर्म आती है कि द वोटिंग विल बी डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जे-एंड-के दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो ये तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स को भी राइट दिया जाता है। ध्यान रखा जाए कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, पहले लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेटेड सीट होती थी, अब नहीं है। राज्यसभा में हमारे पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उनके पास राइट नहीं है वोटिंग करने का। जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वो वोट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब जो एमएलएज हैं, वो वोट करेंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली, पौंडीचेरी और जे-एंड-के की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स को ये राइट दिया गया है। अब सवाल यहाँ आ सकता है कि सिर्फ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को क्यों ये राइट दिया गया है? तो दिल्ली और पौंडीचेरी को ये राइट दिया गया था क्योंकि उनकी वो यूनियन टेरिटरीज हैं, पर उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है, इसलिए उनको ये राइट दिया गया था। जे-एंड-के पहले स्टेट थी जिसको बाद में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसीलिए जे-एंड-के के पास भी ये अधिकार है। पर इस साल जो अभी 2022 में इलेक्शंस हुए हैं, वो इलेक्शंस जे-एंड-के के मेंबर्स ने मिस किया है, और ये हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है। तो जे-एंड-के की एमएलएस के पास ये राइट है। दिल्ली और पौंडीचेरी, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज के एमएलएस के पास में ये राइट है वोटिंग करने का। और ऐसी कोई भी स्टेट जहां पे असेंबली डिसॉल्व हुई हो, जहां पे सरकार गिरी हो, वहां के मेंबर्स को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट करने का राइट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीज है वो ये है कि पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में
जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ये राइट दिया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोटिंग करने का राइट नहीं है। अब ये तो बात हो गई कि वोटिंग कौन करेगा, वोट डलेंगे कैसे। हम लोग जब राज्यसभा लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोट डालते हैं तो हमारे पास एक ईवीएम मशीन होती है, हम बटन दबाते हैं, वोट पहुंच जाता है। पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ईवीएम का कोई भी प्रावधान, कोई भी सुविधा ईवीएम की नहीं है। ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर पे किया जाता है। एक नॉर्मल पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, जिसके आगे प्रेफरेंस के लिए डैश दिए हैं, प्रेफरेंस के लिए बॉक्स दिए हैं। उसके अंदर पे आप जिस भी कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हैं, आप उसके आगे 1 डाल दीजिए। दूसरे सेकंड प्रेफरेंस पे आप जिसको रखना चाहेंगे उसको सेकंड दे दीजिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सबको वोट देना है। आपको लग रहा है कि पहला कैंडिडेट है, आपको उसको वोट देना है, आप उसके आगे 1 डाल दीजिए, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आपका काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं याद रखने वाली। पहला है सीक्रेट बैलेट, जो मैंने बता दिया, दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बाकी की दोनों चीजें मैं एक एक करके कवर करूंगी। पहले अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें कोई भी एमएलए की वोट वैल्यू जो है वो उस स्टेट, वो जिस भी स्टेट का एमएलए है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी। अब ये पॉपुलेशन कहां से ली जाए, सेंसस तो हर 10 साल में होता है, ये 2011 का लिया जाए, 91 का लिया जाए, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अभी, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो, वोटिंग के लिए स्टेट पॉपुलेशन जो है वो 1971 के सेंसस से ली जाती है। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी हम आगे कवर करेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगी। जब हम जनरल इलेक्शंस में हम जब वोट करते हैं तो हमारे वोट की एक वैल्यू होती है। हमने एक बटन दबाया, उस जिस व्यक्ति को हमने वोट किया है उसको वोट चला गया, एक हमारे वोट की सिंगल वैल्यू होती है। पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो एमएलए होता है, ये सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप हो, बट है बहुत ही सिंपल जब इसको किया जाता है। फॉर्मूला बेसिकली ये है कि कोई भी एमएलए जिस स्टेट का है, उस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है और उस स्टेट से टोटल एमएलएस के लिए कितनी सीट्स हैं, इनको टोटली ये आपस में इनको डिवाइड करके फिर ये 1000 से डिवाइड किया जाता है, जिससे हमको एक एमएलए की वोट वैल्यू मिलती है। मतलब किसी भी एक स्टेट के अगर 100 एमएलएस हैं, अगर मध्य प्रदेश के 100 एमएलएस हैं, तो उन एमएलएस की सेम वोट वैल्यू होगी। उत्तर प्रदेश के जो एमएलएस हैं उनकी वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी, और एमएलएस के लिए कितने सीट्स थी उस पर डिपेंड करेंगी। अगर हम बात करें एमपीज की, तो एमपीज की जो वोट वैल्यू, सारे एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी वोट वैल्यू डिपेंड करेगी एमएलएस, टोटल एमएलएस की जो वोट वैल्यू है उस पे। एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे तेलंगाना में असेंबली, मान लीजिए कि असेंबली सीट्स है 119, मतलब तेलंगाना के एमएलएस के पास में 119 सीट्स हैं, और 1971 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना की पॉपुलेशन है 1.57 करोड़। अब जो वोट वैल्यू है हर एमएलए की, वो डिसाइड की जाएगी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए तेलंगाना के इज 132, और टोटल एमएलएस हैं हमारे पास तेलंगाना के 119। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट सारे एमएलएस की पर्टिकुलरली तेलंगाना से हो गई 15,700। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये बताने के लिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। स्टेट का जो भी पॉपुलेशन है, इट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उस स्टेट के एमएलएस के पास हैं, विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। और फिर जैसे एक यहाँ पे 119 है, कहीं पे अगर 100 सीट्स हैं तो दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल वैल्यू हमारे पास उस स्टेट के एमएलएस के वोट की आ जाएगी। आगे अगर हम बात करें एमपीज की, तो अब ये तो हमने एक स्टेट की बात की, तेलंगाना की बात की, ऐसे ही मध्य प्रदेश के कुछ एमएलएस हैं, कुछ यूपी के हैं, और पूरी जितनी स्टेट्स हमारे पास और बाकी 3 यूनियन टेरिटरीज, उनके सारे एमएलएस के वोट्स कंबाइन करके
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 5,49,495 टोटल वैल्यू आई, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की कोई सीट नहीं है। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनका टोटल हो गया 776। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हर एक एमपी के पास में जो वोट वैल्यू है विच इज 708 फॉर एग्जाम्पल, एंड ऐसे ही टोटल हमारे पास एमपीज है 776 मल्टीप्लाइड बाय 1 वोट वैल्यू विच इज 708, तो हमारे पास ये टोटल आता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इस तरह से वोट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। सिंपल सा मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो all these values depend on the 1971 census of all the states, कि किस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कितनी सीट्स है एमएलए की, उससे हमको एमएलए की वोट वैल्यू मिलेगी। एमएलए की वोट वैल्यूज को टोटल करके हमको, और एमपीज के नंबर से डिवाइड करके हमको एमपीज की वोट वैल्यू मिल जाएगी। ये एक बेसिक, ऐसे देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है बट है ये बहुत ही सिंपल, और ये हमको कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एग्जैक्टली अगर वोट्स डलते हैं, वोट कैसे, मतलब क्या डाले जाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस बेसिस पे डाले जाते हैं। हाँ जी सर। सर केवल जो असेंबली के हैं उनका वोट होता है, और वो भी जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिर्फ उनका वोट काउंट किया जाता है। नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ एमएलए का वोट काउंट किया जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि हमें 3 टर्म्स याद रखनी है, सीक्रेट बैलेट पेपर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीक्रेट बैलेट की हमने बात करी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हमने करी, अब आते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे। आई हैव अ क्वेश्चन। ये आपने बोला कि सेंसस 1971 का लेते हैं। हाँ जी सर। So what about the states that were not formed in 1971? Yes sir, I was waiting for this question कि कोई बोले कि तेलंगाना तो 1971 में था ही नहीं। तो सर ये एक रफ बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया जाता है कि जो तेलंगाना का एरिया अभी है, उस टाइम पे वहां पे कितने लोग रिसाइड कर रहे थे, उस बेसिस पे उनको, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बाद में बनी, तो वो स्टेट्स मतलब एरिया देख लिया जाता है और फिर उस बेसिस पे वो पॉपुलेशन रफली डिसाइड कर लेते हैं। ओके जी सर। हाँ, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक बैलेट पेपर है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब जितने भी एमपीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसमें अपनी प्रेफरेंस मार्क करेंगे। प्रेफरेंस कैसे, 1 2 3 करके मार्क करी जाएगी। जैसे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी, किसी एक ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ए को सेकंड प्रेफरेंस दी और सी को थर्ड प्रेफरेंस दी। किसी दूसरे व्यक्ति ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी को सेकंड दी, सी को थर्ड दी। ऐसे ही सब इंडिविजुअल्स अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे। अब एक बॉक्स के अंदर में वो सारे वोट्स डाल दिए जाएंगे। काउंटिंग कैसे होगी उनकी, कि जिसने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उसको ए के बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वो बी के बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वो सी के बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सबसे कम वोट सी को मिले, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स सी को मिले। तो अब क्या करेंगे कि सी के बॉक्स में से वो सारे वोट्स निकाले जाएंगे। सी का कैंडिडेचर हो गया नल एंड वॉइड, क्योंकि सी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सबसे कम मिले, तो कोई चांस ही नहीं है सी के जीतने का। अब जिस व्यक्ति ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उसने अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। मान लेते हैं कि किसी भी वोटर ने अपना सेकंड प्रेफरेंस, सी के बाद अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया है ए को, तो अब वो जो बैलेट पेपर है वो ए के बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही किसी ने सी के बाद अपना प्रेफरेंस बी को दिया होगा, वो जो पेपर है वो बी के बॉक्स में डाल दिया जाता है। लेकिन ये तब किया जाता है जब फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग के बाद में, जब हमने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सेग्रीगेट कर लिए, अलग अलग कर लिए, सबके बॉक्सेस में डाल देने के बाद टोटल नंबर से 50%, मतलब जो भी 50% क्राइटेरिया माना जाता है कि टोटल वोट्स का 50% से ज्यादा अगर किसी कैंडिडेट को मिला है तो दैट कैंडिडेट इज चोजन एज द प्रेसिडेंट। पर
अगर ऐसा नहीं है, 50% वाला क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो रहा है, तो वो जो कैंडिडेट है मतलब जो सी वाला कैंडिडेट है उसको जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स दिए थे, फिर उसका बॉक्स खोला जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वोट्स किसको दिए थे उसके बॉक्स में वो डाला जाएगा। उसके बाद में फिर ये देखा जाएगा कि क्या 50% वाला क्राइटेरिया मीटअप हो रहा है, जो कि यूजुअली हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जिस व्यक्ति को दी थी उसके इतने वोट्स नहीं है कि वो इस पूरी रेस में शामिल भी हो पाए, तो फिर जो आपका वोट है वो आपके सेकंड प्रेफरेंस वाले को के लिए मान्य कर लिया जाता है। इसको ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। बस यहां तक थी हमारी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात। अब ये सुनने में या जो फॉर्मूला था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट है ये बहुत ही सिंपल। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज आई वोंट से इट इज ट्रांसपेरेंट, पर ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ताकि कुछ भी एम्बिग्यूटी, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी इस पूरे प्रोसीजर में ना आ पाए। हाँ, जहां मैंने सीक्रेट बैलेट पेपर की बात की थी, मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इस सिनेरियो में क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा होता है, बिकॉज सीक्रेट बैलेट है। आप किसको वोट डाल रहे हैं, वो आप कौन सी पार्टी के हैं या किसी और के इन्फ्लुएंस से आप अपना वोट नहीं डालेंगे, ना ही आप किसी को बता के अपना वोट डालेंगे कि मैं इसको अपना वोट देने जा रहा हूं। दिस इज अ वेरी सीक्रेटिव प्रोसेस। आप अपनी ही पार्टी के दूसरे व्यक्ति के साथ में वोट डालते वक्त ये डिस्कस नहीं कर सकते कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत ही सीक्रेट कहा गया है। सर बेस जो अपने एमपीज हैं, एमपीज सारे एक ही जगह आके वोट डालते हैं। जो एमएलएज हैं ये अलग अलग जगह जाके वोट डालते हैं। उसके बाद में जो काउंटिंग है, काउंटिंग सबकी इकट्ठी करी जाती है। जी। इन 2022 हाँ जी। 6 वोटों को अमान्य कर दिया गया था। ये जी। अमान्य क्यों कर दिया गया और क्या कारण था ये? अमान्य करने के पीछे पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो वोट्स पहले ही डिस्क्लोज कर दिए गए थे कि मैं इस व्यक्ति को वोट डालने जा रहा हूं, या वो वोट किसी इन्फ्लुएंस में डाले गए थे। पहला कारण अमान्य करने का ये हो सकता है, मतलब सबसे मेजर कारण अमान्य करने का यही होता है कि अगर आपने अपना वोट पहले ही डाल दिया। दूसरा, आपने बैलेट पेपर तो लिया, पर आपने उस बैलेट पेपर पे कोई प्रेफरेंस ही मार्क नहीं किया, या आपने 2 लोगों को 1-1 प्रेफरेंस दे दिया, जो कि होता है, उस केस में भी वोट अमान्य कर दिए जाते हैं। पर सबसे बड़ा कारण वोट अमान्य करने का यह है कि आपने अपना वोट पहले डिस्क्लोज कर दिया या आपने अपना वोट किसी इन्फ्लुएंस में डाला। अगर मैंने अपना वोट किसी इन्फ्लुएंस में डाला तो वो इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चलता है? आपने अगर किसी व्यक्ति से बात की है या किसी ने आपको परसुएड किया है कि आप मुझे वोट दीजिए, या आप किसी पार्टी के उसने आपको परसुएड किया है, तो इलेक्शन कमीशन जो है उनकी उस पे पूरा इलेक्शन वाला जो इलेक्शन का सिस्टम चल रहा है उस पूरे प्रोसेस पे उनकी नजर होती है, पूरे प्रक्रिया पे उनकी नजर होती है। और इन्फ्लुएंस जो है इतना समझ में आता है कि आपने अगर इन्फ्लुएंस में डाला है, जैसे क्रॉस वोटिंग की बात हुई, ऐसा बहुत कम होता है कि एक पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी वाले को वोट करेगा, होता है पर कम होता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ये एविडेंट हो जाता है। थैंक यू जी। अब यहां तक थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात। वाइस, अब हमने अगर इतना समझ लिया तो फिर वाइस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शंस जो हैं, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 66 में। ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। और जो 1952 वाला एक्ट था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952, ये भी उसी के तहत आता है। फिर ये इलेक्शंस जो है ये भी इनडायरेक्ट होते हैं। अब इस इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आएगा?
तो ये वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों वोट करते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई वोट नहीं था, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी वोट काउंट किया जाएगा। फिर ये वोटिंग जो है ये भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू करी जाती है और इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जैसे सब चीज सेम है, बस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था कि एक एमएलए की या एमपी की वोट की वैल्यू इज डिफरेंट, यहाँ पे हर वोट की वैल्यू इज 1। जैसा हम लोकसभा इलेक्शंस में, राज्यसभा इलेक्शंस में जब हम वोट डालते हैं तो हमारे वोट की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में हर वोट की वैल्यू इज सेम, हर वोट की वैल्यू 1 रहेगी। हम थोड़ा सा, ये लास्ट स्लाइड है, लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सबसे पहले तो कौन वोट कर सकता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सारे इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज वोट करेंगे। अगेन ये बात ध्यान रखी जाए कि स्टेट्स के साथ साथ दिल्ली, जे&के और पौंडीचेरी के एमएलएज भी इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वोटिंग में शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो सब वोट करेंगे। क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट काउंट नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर ही नहीं सकते। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में दोनों हाउसेस के एमपीज, मतलब नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स वोट करेंगे। जैसा मैंने बताया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे हर वोट की वैल्यू स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे ली जाती है, जो 1971 सेंसस पे बेस्ड होता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में हर वोट की वैल्यू 1 होती है। एलिजिबिलिटी, हाँ, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है मैंने पहले बताया था। फिर बस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एक बात और ये है कि जो भी व्यक्ति अपना कैंडिडेचर दे रहा है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अब ये लोकसभा के मेंबर बनने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये एक अलग टॉपिक है। और वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, ये नहीं है कि होना चाहिए, मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर होना नहीं चाहिए। मेंबर बस इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल है, तभी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपना कैंडिडेचर दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट है he or she should be qualified to become a member of the Rajya Sabha but should not be a member of the Rajya Sabha और लोक सभा। अगेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का साइंड लिस्ट हमको देना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में 50 की जगह 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स का एक साइंड लिस्ट देना होता है। बस ये प्रेजेंटेशन हमारा इतना ही था। इसके आगे अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो। हाँ मैम, राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है? राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के इलेक्शंस में तो हम जैसे व्यक्ति वोट करते हैं। अच्छा, मतलब आम पब्लिक वोटिंग कर सकता है राज्यसभा का? जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस, हाँ, हम राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड किए जाते हैं। हर स्टेट में वो मतलब वो इलेक्शंस होल्ड होते हैं। अनुष्का, एक मिनट, अगर मैं कुछ कह सकूं। हाँ जी सर। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बड़ा परिश्रम किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिली, कई दूसरे लोगों को भी मिली। एक चीज हम ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि इसका टॉपिक जो था वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि उस तक ही सीमित रखें ताकि अनुष्का ने जो तैयारी की है उसका फायदा हम सबों को मिल सके। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का आपका। थैंक यू। आप लोग सवाल पूछें, मैंने बस केवल उसको कंटेन करने के लिए कहा कि वहीं तक पूछें। दूसरा सब्जेक्ट जो है उसके बारे में दूसरा सेमिनार हम लोग रख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए दूसरे एक्सपर्ट्स हैं। होता है 1971 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग एमएलएस की वोट की वैल्यू होगी। तो मान लीजिए 1971 में किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, तो
मीन्स हमारे आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंशियल, उसमें हर एमएलए की वही वोट वैल्यू होगी जो आज है? देखिए, जो पॉपुलेशन है वो 1971 की ही ले जाएगी, लेकिन जो एमएलए की सीट्स होती हैं, है ना, वो हम एमएलए की सीट्स जो है किसी स्टेट की, उनको भी कंसिडर किया जाता है, तो वोट वैल्यू उस पे डिफर करेगी, लेकिन हाँ पॉपुलेशन जो है वो 1971 की ही ली जाएगी। ओके। Can a minister apply for the position of Already there, he or she should first resign from that and then he can apply. He can not hold any office under him or her while applying for the post of a president or vice president. Yes, he should have the qualifications but should not hold the office. बीसीस को ग्रेजुएट पीपल के द्वारा चुना जाता है, तो वो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कर सकते हैं कि नहीं? एमएलसीज तो वोट कर ही नहीं सकते, सिर्फ एमएलएज वोट कर सकते हैं। सिर्फ एमएलएज और एमपीज के पास ये अधिकार है वोट करने का, एमएलसीज वोट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो 1952 में इलेक्ट हुए थे। इस प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 में इलेक्ट हुआ था। हाँ जी। व्हाई नॉट इन 1947 इलेक्शन वाज डन फॉर? जहां तक मुझे समझ में आता है 1947 में हमने जस्ट आजादी हमको मिली थी, तो उस टाइम पे जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो ब्रिटिश के ही थे, और उस टाइम पे इतना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत महसूस करी गई थी। जब ये लगने लगा, थोड़े रिफॉर्म्स आए, जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने लगा, तो ये देखा गया कि हमारे प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड ऐड किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जहां पे प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा। उसके बाद में ये जरूरत महसूस हुई कि हमको इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो वी नीड अ प्रेसिडेंट आल्सो इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए फिर हमने प्रेसिडेंट के लिए ये प्रेसिडेंट के चुनाव के रूल बनाए गए और फिर उनका चुनाव किया गया। Sir, can I ask question? हाँ जी, प्लीज गो ऑन। राष्ट्रपति के चुनाव करने में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति का चुनाव करने में जो भागीदारी है वो भागीदारी सारे एमपीज और एमएलएस की होती है। अब उन एमपीज और एमएलएस का जो वोट है, उन वोट की क्या वैल्यू है, टोटल क्या वैल्यू आ रही है, और जो राष्ट्रपति जो चूज किया गया है उसको कितने वोट मिल रहे हैं। पर अगर हम सिर्फ भागीदारी की बात करें तो सभी का ही एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। थैंक यू मिस। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया था कि उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहनी चाहिए, तो द्रौपदी मुर्मू को कभी वो गवर्नर भी थी, तो गवर्नर जो पोस्ट है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है, क्योंकि उसमें भी सैलरी वो लेते हैं, तो इसको कैसे कंसीडर किया? जी, द्रौपदी मुर्मू जो थी वो झारखंड की गवर्नर थी, आपने सही बोला, गवर्नर थी वो। उन्होंने ऑफिस होल्ड किया था 2015 से 2021 तक। मतलब अपना नॉमिनेशन देने से पहले वो गवर्नर की पोस्ट से, गवर्नर के ऑफिस से रिजाइन कर चुकी थी। मतलब जब उन्होंने नॉमिनेशन दिया तो उनके अंडर में कोई ऑफिस ऐसा नहीं था, और यही क्राइटेरिया है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन दे रहा है, उस समय पे उसके अंडर में या वो उसके पास ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए। Sorry, I would like to add something. हाँ जी। प्रेसिडेंट बनते टाइम उसके पास में कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए। नामांकन देते टाइम वो गवर्नर या करंट प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। नामांकन के टाइम पर हो सकता है जब वो ऑफिस में शपथ लेने जा रहा होगा, मतलब जब वो ऑफिस में जाने वाला होगा
उसके कुछ दिन पहले उसको उस ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा जो उसके पास अभी है। और अगर हम देखें तो जो टेन्योर है ना, टेन्योर कुछ इसी बेसिस पे होता है कि कोई भी व्यक्ति शपथ ग्रहण से पहले या इलेक्शन होने से पहले उनका ऑफिस वो ऑलरेडी अपना टेन्योर वहां पर पूरा कर चुके होते हैं। तो हाँ, ये कृष्णा जी ने बहुत सही बात बोली। और किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन हो? आपने कहा कि पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पर प्रोपोर्शन डिसाइड होता है सबका। हाँ जी, तो जिस स्टेट के पास में ज्यादा सीट होगी उसका वर्चस्व ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा वर्चस्व यूपी का है। तो उसको कवर करने के लिए कुछ किया है अभी तक गवर्नमेंट ने? कवर करने के लिए मुझे लगता नहीं है कवर करने की कोई जरूरत है, क्योंकि सीट्स ऑफ एमएलए जो है वो डिसाइड ही इसी बेसिस पे की जाती हैं कि जिस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को सीट ज्यादा मिले। तो मुझे लगता नहीं कवर अप करने की कोई भी आवश्यकता है इसमें। राजगोपाल शाही जी सर। प्रेसिडेंट बने, और उसी प्रेसिडेंट बनने का कारण ही यही था कि हमारे प्रिएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया था। इसीलिए हमारे पास, मतलब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। कोई भी जैसे पार्टी बीजेपी और अभी जो भी पार्टी ने, विपक्ष ने जो भी खड़ा किया था अपने द्वारा कैंडिडेट, तो जैसे कि बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, बट विपक्ष की सरकार ही नहीं है तो वो कैंडिडेट कैसे अनाउंस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए सरकार होना या ऑपोजिशन होना जरूरी नहीं है, वो अपना नॉमिनेशन आगे बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस पूरे उससे फ्री है कि सरकार किसकी है। प्रेसिडेंट के लिए ऑपोजिशन ने अपना नॉमिनेशन दिया था। अच्छा, कोई भी तो सर, अगर बीजेपी की पार्टी की सेकेंडर प्रपोजल है तो वो दूसरे पार्टी के लिए क्यों अपना प्रपोजल और सेकेंडर देंगे? एमएलएज और एमपीज जो हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं। एमएलएज और एमपीज जो हैं वो बीजेपी के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हर पार्टी का एमपी और एमएलए होता है, और वो अपने, मतलब उनके, जैसा सर ने बोला कि 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। जिसके पास भी 50 प्रपोजल्स 50 सेकेंडर्स होंगे वो अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, कोई भी पार्टी किसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए या कोई भी आदमी को जो खड़ा कर रही है उसके लिए वो कोई, मतलब किस टाइप का आदमी होना चाहिए, कहाँ से, ऐसे अल्टरनेटिव तो किसी को नहीं ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया पार्टीज फॉलो करते हैं? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, एक बार वापस बोलिए। मतलब जैसे कि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने अपनी तरफ से खड़ा किया, तो कुछ तो ऐसी बात होगी द्रौपदी मुर्मू में कि उसी को खड़ा किया गया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन खड़ा था? यशवंत सिन्हा जी। तो अब कोई भी कैंडिडेट, अगर ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को भी खड़ा करके, मतलब सामने प्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा नॉमिनेशन है। नॉमिनेट कोई भी पार्टी उसी व्यक्ति को करती है जो उस पार्टी का हिस्सा रहा होगा, जिसने उस पार्टी में अपना योगदान दिया होगा। तो ये पार्टी और का अपना अंदर का मामला है, और ये वो किसका नॉमिनेशन देते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस जो मेजर पॉइंट यहाँ पे फिर से वही आ जाता है कि उनके पास, उनको होल्ड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रपोजल और सेकेंडर्स होने चाहिए। पार्टी का सपोर्ट तो होता ही है। थैंक यू मैम, मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस।
तो इसी आदमी को वोट देंगे, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? एक मिनट से सुन लीजिए आप भी। सर एक मिनट के अब आप तो एक प्रॉब्लम है कि जो प्रपोजर्स हैं वो उसी आदमी को वोट देंगे, इस टाइप का कुछ कनेक्शन है, तो ये सीक्रेट बैलेट के खिलाफ नहीं जा रहा है? सर बिल्कुल यही तो बात है, इसीलिए मैंने बोला कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं इसके अंदर, कि अब जैसे किसी ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रपोजर्स ने ये प्रपोजर और सेकेंडर्स ने कह तो दिया किसी कैंडिडेट को कि हाँ हम आपके साथ हैं, साइन कर दिया, पर उन्होंने वोटिंग किसी और को कर दी। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको कहते हैं। जैसे अभी ही आया था कि बोला जा रहा था कि कांग्रेस के कई या दूसरी पार्टीज के कई सारे ट्राइबल जो लोग हैं, मतलब ट्राइबल वाले जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है। अब इसके लिए अगर हम मतलब इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजन है। तो बिल्कुल हो सकता है कि प्रपोजर और सेकेंडर्स आगे किसी और को करे पर वोट किसी और के लिए कर दे, और ये एक डिस्क्रिपेंसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब ये आगे अमेंडमेंट में ही कंसिडर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। आंचल जी आप कुछ पूछ रहे थे बीच में? यस, मैं पूछ रही थी कि स्पीकर का कार्य क्या होता है? ओके सर, मैं क्वेश्चन था मेरे पास, यदि ओके सर,